हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका आपके चैनल प्रदीप सिड्डा में। दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं आरंभिक स्तर पर भाषा का पठन, लेखन एवं गणितीय क्षमता का विकास है। दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पर डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के सारे बहुविकल्पीय प्रश्न को देखने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि यहाँ पे आपको 15 नंबर के प्रश्न मिल जाते हैं। अगर हम बात करें बहुविकल्प से, तो बहुविकल्प से आपको 15 नंबर के प्रश्न मिल जाते हैं। अगर आप सारे प्रश्न को देखते हो और आप नोट भी करते हो, जो आपको कुछ क्वेश्चंस नए लगेंगे आप उसको नोट कर लीजिएगा, तो कहीं ना कहीं आपका 15 में से 15 नंबर आने का चांस बन जाएगा। जो हमारे भाई बहन नए हैं, जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, और लोग भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी अपडेट, कोई भी क्लास आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों, आइए हम लोग देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए, यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख रहा है। आज का पहला क्वेश्चन है, भाषाई विकास हेतु प्रमुख शिक्षण अधिगम प्रक्रिया निम्नलिखित है। यानी यहाँ पे आपको बताना है पहले में कि भाषाई विकास हेतु प्रमुख शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अधिगम क्रिया आपका कौन सा होगा। पठन एवं लेखन, या फिर वार्ता, लेखन, या उपयुक्त सभी। इसमें से आपका क्या होगा, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो हम यहाँ पर आपको बता दें कि जब भी यहाँ पर भाषाई विकास की बात की जाएगी, तो भाषाई विकास में आपका लेखन और पठन भी आवश्यक होता है। उसके बाद आपका वार्ता भी कहीं ना कहीं आवश्यक होता है, और लेखन भी। यानी आपका हो जाएगा आंसर उपरोक्त सभी। आपका दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। जस्ट यहाँ पे पूछेगा आपसे कि पठन कितने प्रकार के होते हैं। पठन आपके कितने प्रकार के होते हैं, 4, 2, 5 या 3। पठन आपके कितने प्रकार के होते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि पठन आपके 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, पठन आपके यहाँ पर 4 प्रकार के होते हैं। ओके दोस्तों, देखिए, कभी कभी पूछ लेगा आपसे कि पठन का अर्थ क्या होता है और वाचन का अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो आप इसको भी अलग से नोट करके लिख लीजिएगा कि पठन का अर्थ होता है पढ़ना, और वाचन का अर्थ होता है बोलना। आप लोग क्या लिखोगे, लिखोगे आप लोग कि पठन का अर्थ होता है पढ़ना, और वाचन का अर्थ होता है बोलना। ठीक है दोस्तों, और कभी कभी पूछ लेगा आपसे कि वाचन के कितने आधार हैं। वाचन के कितने आधार हैं, आपको ये भी नोट करना होगा। तो मैं यहाँ पे आपको आपके जानकारी के लिए बता दूं कि वाचन आपके 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, वाचन आपके 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा, वाचन मुद्रा और वाचन शैली। आप इसको भी अलग से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आप फिर सुनिए एक बार। वाचन के प्रमुख 2 आधार होते हैं। पहला आपका होगा वाचन मुद्रा, और दूसरा आपका हो जाएगा वाचन शैली। ठीक है दोस्तों, इसको भी आप लोग नोट करते हुए आगे बढ़िएगा। पठन कितने प्रकार के होते हैं, आपसे ये पूछ, ठीक है, आपसे पूछ लेगा कि पठन आपके कितने प्रकार के होते हैं। उस क्वेश्चंस को भी आप लिख लीजिएगा। तो पठन आपके 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, पठन आपके 2 प्रकार के होते हैं। पहला आपका होगा स्वर पठन, और दूसरा आपका होगा मौन पठन। तो इन दोनों पठनों को भी आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, कभी कभी पूछेगा आपसे कि स्वर पठन के स्वर पठन के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, स्वर से क्वेश्चंस आपके अवश्य बन जाएंगे। तो स्वर पठन के आपके 2 प्रकार होते हैं। एक होता है आपका व्यक्तिगत पठन, और एक हो जाएगा आपका सामूहिक। ठीक है, पहला आपका व्यक्तिगत और दूसरा आपका सामूहिक हो जाएगा। चलिए दोस्तों, ठीक है, आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जस्ट यहाँ पे आपका है कि 1 मिनट, यहाँ पे आपका नेक्स्ट है तीसरा, सुरस कितने प्रकार के होते हैं। सुरस कितने प्रकार के होते हैं, तो ये आपको यहाँ पर बताना होगा। 2, 3, 4 या 1। कितने प्रकार के होते हैं, इसमें आपका हो जाएगा 2 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं, इसमें आपका 2 प्रकार के हो जाएंगे, और यह आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों नहीं, ठीक है, आपका होगा 3 प्रकार का। क्या होगा, सोर्स आपके 3 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार नहीं, आपका 3 प्रकार का। बिल्कुल दोस्तों, 1 मिनट,
एक मिनट रुकिए यहाँ पर। हाँ तो ये आपका होगा दो प्रकार का, ठीक है। आपका आ वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है विराम संबंधित समस्याओं के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। अब यहाँ पे आपको विराम संबंधित समस्याओं के कारणों को बताना है। आखिर हम लोग यहाँ पर विराम का यूज क्यों करते हैं? जब भी हम लोग बोलते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, तो हम लोग यहाँ पर विराम का उपयोग क्यों करते हैं, ये चीज यहाँ पर आपसे पूछी गई है। विराम यहाँ पे आपका क्या होगा, शीघ्रता से पढ़ना या फिर वाक्यों के बीच में विराम, धारा प्रवाह का अभाव या उपरोक्त सभी। विराम की बात यहाँ पे आपसे की जा रही है, इसमें आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी, ठीक है दोस्तों। इसमें आपका दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं पांचवा प्रश्न। पांचवा आपका है कि आरोह अवरोह की कठिनाई उत्पन्न होने का प्रमुख कारण क्या है। यानी आपको बताना है कि आरोह और अवरोह का उत्पन्न होने का प्रमुख कारण आपका क्या है। शीघ्रता से पढ़ना या फिर भावों को समझकर न पढ़ना, धारा प्रवाह का अभाव या उपरोक्त सभी। ये यहाँ पे आपसे पूछा गया है पांचवा प्रश्न। इसमें आपका क्या होगा, इसमें भी देखिए दोस्तों, जब यहाँ पे आपका आरोह और अवरोह की कठिनाई की बात की जा रही है, तो देखिए कठिनाई आपका कब आएगा, जब आप जल्दबाजी में पढ़ोगे, ठीक है, और आप सुपर फास्ट पढ़ोगे और कहीं ना कहीं आप भावों को समझ कर नहीं पढ़ोगे, तब आपके अवरोह और आरोह में कहीं ना कहीं कठिनाइयाँ उत्पन्न हो जाएंगी। यानी अगर आंसर की बात करें, इसका आंसर आपका दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जो हमारे भाई बहन नए हैं, जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो लोग सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। अब यहाँ हम बात करते हैं भाषा के रूप के बारे में। भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के आपके दो रूप होते हैं। आपको बताना है कि आपके दो रूप कौन कौन से हैं, मौखिक या लिखित, या फिर केवल लिखित, आ और बा दोनों, या इनमें से कोई नहीं। जब यहाँ पर भाषा की बात की जा रही है, तो भाषा का नाम सुनते ही आपको दोस्तों क्या लिखना है, आपको लिखना है मौखिक और लिखित, ठीक है, दोनों। यानी आपका आ वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। सातवां आपका है चा, छा, जा एवं झा वर्ण किस प्रकार की ध्वनियां हैं। अब यहाँ पे आपसे ध्वनियों के बारे में पूछा गया है कि ये आखिर आपकी किस प्रकार की ध्वनियां के अंतर्गत आएंगी। ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। इसमें आपका क्या होगा, स्पर्श या संघीय या अनुनासिक या लुष्ठिक, इसमें आपका क्या होगा। अगर हम बात करें आंसर की, तो दोस्तों इसमें आपका आ वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आप अलग से नोट करके लिख लीजिए जो हम आपसे बोल रहे हैं। पूछेगा आपसे कि स्वर ध्वनियाँ कितनी होती हैं, स्वर ध्वनियाँ कितनी होती हैं, आपको लिखना होगा कि स्वर ध्वनियाँ 14 होती हैं, ठीक है। कितना होती हैं? 14 होती हैं। और व्यंजन ध्वनियाँ कितनी होती हैं, तो आपके हो जाएंगे 36, ठीक है। 36 यहाँ पे आपके व्यंजन ध्वनियाँ हो जाएंगी, ठीक है दोस्तों। इन चीज़ों को आप लोग जरूर लिख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आठवां यहाँ पे आपका है कि इनमें से विकारी शब्द कौन सा है। विकारी शब्द यहाँ पे आपसे पूछा गया है, इसमें आपका विकारी शब्द कौन सा है, संबंध बोधक या फिर सर्वनाम या विस्मय बोधक, या इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका क्या होगा, यही चीज यहाँ पे आपसे कहा गया है। तो विकारी की बात करें, इसमें आपका हो जाएगा सर्वनाम, ठीक है। आपका सर्वनाम बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं 9वां प्रश्न। 9वां आपका है कि वाक्य रचना में वाक्य लेखन का प्रमुख गुण। वाक्य रचना में वाक्य लेखन का प्रमुख गुण की बात यहाँ पे की जा रही है। अगर हम बात करें आंसर की, इसमें आपका आ और बा दोनों बिल्कुल सही हो जाएगा। किसी भी संख्या के मान होते हैं, किसी भी संख्या के मान यहाँ पर आपसे पूछे गए हैं। दोस्तों यहाँ पर किसी भी संख्या के मान की बात की जा रही है, 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 या 5 होते हैं। अगर किसी भी संख्या की मान की बात करें, तो यहाँ पे आपका 2,
बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है 11वां प्रश्न। 11वां आपका है संबोधक निर्माण के चरक हैं। संबोधन निर्माण के चरक की बात यहाँ पे की जा रही है। मिलान करना या फिर तुलना करना, आ और बा दोनों, या इनमें या दोनों में से कोई नहीं। इसमें आपका क्या होगा? संबोधन की बात की जा रही है, इसमें आपका हो जाएगा आ और बा दोनों, यानी आपका सा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि संबोध निर्माण का क्षेत्र। संबोध निर्माण के क्षेत्र की बात यहाँ पर की जा रही है। स्वयं के शरीर के संबंध में अनुभव या फिर प्रतीकात्मक अनुभव या मूर्त से अमूर्त के क्रम के अनुभव या उपरोक्त सभी। इसमें से आपका क्या होगा? बढ़ाने की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। इसमें आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी। सबसे अच्छा क्वेश्चन, सबसे अलग क्वेश्चन है। स्वर के कितने स्वर शब्द कितने भाषा मिलकर बनते हैं? सॉरी, ठीक है, संकर शब्द कितने भाषा से मिलकर बनते हैं? तो संकर शब्द आपके जो होते हैं वह आपके दो भाषा से मिलकर बनते हैं। कितने भाषा से? दो भाषा से मिलकर ही बनते हैं। यहाँ पे आपका है कि संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? आपके हो जाएंगे 4, यानी आपका आ वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। और कौन कौन सा होता है? आपका होगा छत, त्रिज्ञा और त्रा। ठीक है दोस्तों, छत, त्रिज्ञा और त्रा ये आपके संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आ जाएंगे। बस केवल आपके 4 ही होते हैं। 15वां यहाँ पे आपका है कि अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 2, 3, 4 या 5। तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि अंतस्थ व्यंजन आपके 4 ही होते हैं। कौन कौन से होते हैं? आप उसका नाम लिख लीजिएगा। या, रा, ला, ठीक है, और वा। ये आपके या, रा, ला और वा, ये यहाँ पे आपको 4 अंतस्थ व्यंजन हो जाएंगे। दोस्तों, जो ये आप यहाँ पर 15 क्वेश्चन देखे हैं, यह आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। ठीक है दोस्तों, अलग से क्वेश्चन नहीं, आपके एग्जाम में आए हुए प्रीवियस पेपर के ही क्वेश्चंस हैं। तो दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट नए क्वेश्चन के साथ है। अगर आपके कोई भी डाउट हो किसी प्रश्न में, आप हमसे बेहिचक पूछ सकते हैं। दोस्तों, यह क्लास कहीं ना कहीं बहुत छोटा था लेकिन बहुत ही दमदार था। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।